नाजरीन आदाब, खबरनामा लेके हाजिर हूँ मैं खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म ने भागलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त की जारी। 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम 9.8 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा किसानों को बराह रास्त की गई मुंतकिल। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया इफ्तिताह। कहा, हर किसी को भारत से बहुत सी तवक्कुआत। तरक्की याफ्ता भारत की तामीर में टेक्सटाइल, सियाहत और टेक्नोलॉजी को बताया अहम। वज़ीर आज़म अब से थोड़ी देर में गुवाहाटी में झूमर डांस प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। 8,500 से ज़्यादा फनकार पेश करेंगे झूमर रक्स। वज़ीर आज़म कल एडवांटेज आसाम 2.0 समिट का करेंगे इफ्तिताह। और नई हुकूमत की तश्कील के बाद आज दिल्ली असेंबली का इजलास हुआ शुरू। उबूरी स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता समेत 9 मुंतखब अराकीन असेंबली को दिलाया हलफ। CAG की रिपोर्ट कल असेंबली में की जाएगी पेश। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ख़वातीन अमन दोस्तों की पहली कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में ख़वातीन के किरदार को करार दिया अहम। कहा, भारत ने पूरी दुनिया में लहराया है कामयाबी का परचम। और नाजरीन, अब खबरें तफसील से। आपको सबसे पहले बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में आसाम के गुवाहाटी में बिनंदनी झूमर यानी मेगा झूमर रक्स प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ये एक अजीम शान सकाफती मेला है जिसमें 8,000 फनकार झूमर रक्स पेश करेंगे। झूमर डांस आसाम के चाय कबीले और आसाम की कबायली बरादरियों का एक मकामी रक्स है जो इत्तेहाद और सकाफती फ़ख्र की अलामत है। यह आसाम की गूनागूं सकाफत की अलामत है। काबिल ज़िक्र है कि मेगा झूमर इवेंट आसाम में चाय की सनत के 200 साल की भी अलामत है। इसके अलावा वज़ीर आज़म 25 से 26 फरवरी को गुवाहाटी में होने वाली एडवांटेज आसाम 2.0 सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का भी इफ्तिताह करेंगे। ये सरबराह इजलास इफ्तिताही इजलास के अलावा 7 वज़ारती और 14 मौज़ूआती इजलास पर मुश्तमिल होगा। इस समिट में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमें, आलमी रहनुमा और सरमायाकार, पॉलिसी साज, सनत के माहिरीन, स्टार्टअप और तलबा वगैरह शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस एक शानदार नुमाइश की मेज़बानी करेगी जिसमें रियासत के माशी मंजरनामे की नुमाइश की जाएगी। इसमें सनती तरक्की, आलमी तजारती शराकतदारी, तेज़ी से बढ़ती हुई सनतों और मुतहर्रिक MSME सेक्टर पर तवज्जो दी जाएगी। नुमाइश में 240 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से मुल्क के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। वज़ीर आज़म ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। PM ने 9 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की। इसके साथ ही अब तक PM किसान के तहत मुल्क भर के किसानों को तकरीबन 3,70,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कई दीगर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। इनमें 10,000वें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का इफ्तिताह किया और कनेक्टिविटी से मुताल्लिक मंसूबों का आगाज़ शामिल है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने NDA हुकूमत को किसानों की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म करार दिया। PM ने कहा कि इस सिमत में तेज़ी से काम हुआ है। चारा घपले का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने RJD हुकूमत के दौर की याद दिलाई। ये सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान
संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। वजीर आजम ने किसानों को सस्ते दामों पर खाद फराहम करने का जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत किसानों की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि किसानों को उनके हुकूक के बगैर किसी कटौती या कमीशन के बिल मिल रहे हैं। एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे, लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल मुकम्मल होने पर किसान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दी है। अपने एक्स पैगाम में उन्होंने कहा, पीएम किसान के 6 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर के हमारे किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये मेरे लिए इंतहाई इत्मीनान और फ़ख्र की बात है कि अब तक उनके खातों में तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। हमारी ये कोशिश किसानों को इज़्ज़त, खुशहाली और नई ताकत दे रही है। गुज़िश्ता 10 बरस में हमारी कोशिशों की वजह से मुल्क में ज़राई शोबे ने तेज़ी से तरक्की की है। हमारे लाखों छोटे किसानों को फराहम की जा रही माली इमदाद ने मार्केट तक उनकी रसाई में इजाफा किया है। इसके अलावा ज़राअत की लागत कम हुई है और उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इस साल की 2 रोज़ा आलमी सरमायाकार समिट यानी GIS का भोपाल में इफ्तिताह हुआ। इसका मकसद मध्य प्रदेश को आलमी सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर कायम करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करना है। वज़ीर आज़म मोदी ने रियासत में सनअती तरक्की को तेज़ करने के लिए 18 पॉलिसियों का आगाज़ किया जो बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की दावत देगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत की वजह से मध्य प्रदेश में तरक्की की रफ्तार दुगनी हो गई है। एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तलबा और उनकी पढ़ाई के बारे में कितने संजीदा हैं, ये आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देर से पहुंचे। अपने खिताब के दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से ताख़ीर से पहुंचने पर माजरत की और उसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वो ताख़ीर से रवाना हुए ताकि 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहान के उम्मीदवारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 रोज़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुल्क और दुनिया की सनती दुनिया की अहम शख्सियात शिरकत कर रही हैं, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के हदफ में अहम शिराकतदार हैं। उन्होंने मुल्क और मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए बड़ी सरमायाकारी का भी ऐलान किया। No, his speech was very encouraging. It's very, very exciting about it. And what we see in last 10 years, although I'm not from India, but I'm just saying that what I've noticed in last 10 years, from 2014 to up to now, the progress that India made overall is remarkable. हम मिनरल्स हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी इंडस्ट्रियों के, जी हर तरीके से दरवाजे ओपन हैं और जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर सकते हैं। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पीएम खुद ही फ्रंट फुट के अंदर एक्चुअली बात कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है। डेफिनेटली तो हम भी उसी लिए आए हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि दुनिया को फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल में दुनिया भारत की तरफ देख रही है, सारे एवेन्यूज में भारत की तरफ दुनिया देख रही है और उन्होंने एक प्रकार से एक ग्लोबल व्यूज यहाँ के इन्वेस्टर को, देश के इन्वेस्टर को दिया। प्रधानमंत्री जी को मैंने पहली बार ये नहीं सुना है, बल्कि दिस इज द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जब मोदी जी टोरंटो आए थे तो उस समय भी मैंने इनके स्पीच को सुना था। बड़ा पावरफुल स्पीच था, करीब करीब 10-12 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन इस बार भी जब उनको सुना तो एनर्जी लेवल उनका वही था और जो लीडरशिप उनके हाथ में है बड़ी शानदार है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी आर सो लकी टू हैव अ पावरफुल लीडर लाइक हिम। आई वुड कॉल हिम द टाइगर ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी का ग्लोबल ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज्यादा है और जब वो किसी मंच पे आके कुछ बोलते हैं तो मेरे को उनकी एक बात याद है, वो हमेशा बोलते थे, मैं केवल भूमि पूजा नहीं करने आता, मैं जिस प्रोजेक्ट को भूमि पूजा करता हूं उसका उद्घाटन भी मैं खुद ही करता हूं। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर को ये पता है कि अगर कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें तकलीफें जरूर आएंगी और अगर तकलीफें आएंगी तो आपको एक्सेस भी चाहिए होगा पॉलिसी मेकर का, डिसीजन मेकर का। और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो हर इन्वेस्टर प्रेरित हो जाता है और प्रेरणा से इन्वेस्ट करने लगता है। 2047 का जो विजन लेके प्रधानमंत्री चल रहे हैं, इतनी दूरदृष्टि सिर्फ एक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की हो सकती है। बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज की तारीख में हम 3.89 ट्रिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करा। हम लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भगवान की बहुत कृपा है, मोदी जी मध्य प्रदेश में आए, स्पेशली भोपाल में आए और इतना आशीर्वाद दिया।
We're here to support the Madhya Pradesh government in their growth mission, and there's lots of opportunities in Madhya Pradesh. We've got 73 million people here, very excited for growth and opportunities, employment. So yeah, and in Bhopal and Indore, you've got two of the greenest cities in India. You've got fantastic wildlife, of course, in Madhya Pradesh. Increasing numbers of tourists coming to see tigers and leopards and all the rest. So. और अब बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अपने मन की बात प्रोग्राम में मोटापे के खिलाफ जंग को मजबूत बनाने और खाने में खुर्दनी तेल के इस्तेमाल को कम करने के बारे में बेदारी फैलाने के लिए 10 मशहूर शख्सियात को नामज़द किया। वज़ीर आज़म ने इन लोगों से 10-10 अफराद को नामज़द करने की दरख्वास्त भी की ताकि तहरीक मज़ीद आगे बढ़ सके। वज़ीर आज़म के नामज़द करदा अफराद में आनंद महिंद्रा, निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंदन नीलिकानी, उमर अब्दुल्ला, अदाकार माधवन, शेरिया घोषाल और सुधा मूर्ति शामिल हैं। मोटापे के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में जो है उमर अब्दुल्ला हैं, जो वज़ीर आला हैं जम्मू कश्मीर से, और जो पीएम ने इन्हें नामज़द किया है। इसके अलावा और हैं माधवन, जो कि अदाकार हैं, इन्हें भी वज़ीर आज़म ने बड़ी हस्तियों में यानी जो नामज़द किया है उनमें है। मोटापे के ख़िलाफ़ लड़ाई में श्रेया घोषाल, जो कि एक मानवर यानी कि बहुत ही नामवर गुलकारा हैं, वो भी हैं। सुधा मूर्ति उस्तानिया हैं और मुसन्निफ़ हैं जो जानी मानी हैं बहुत ज़्यादा। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली असेंबली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। इससे कबल नई तश्कील शुदा दिल्ली असेंबली का पहला इजलास शुरू हुआ। सेशन के आगाज़ से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने राजनिवास में बीजेपी रुकन असेंबली अरविंदर सिंह लवली को उबूरी स्पीकर के ओहदे का हलफ दिलाया। सीनियर तरीन रुकन असेंबली होने की वजह से लवली ने तमाम नौमुंतखब अरकान असेंबली को हलफ दिलाया। सबसे पहले वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने असेंबली में हलफ लिया। उबूरी स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने उन्हें हलफ दिलाया। इसके बाद उनकी काबीना के 6 वज़रा, जिसमें परवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने हलफ लिया और फिर बाकी अरकान असेंबली ने हलफ लिया। दिल्ली असेंबली के इजलास के आगाज़ पर दिल्ली हुकूमत के वज़ीर कपिल मिश्रा ने इसे एक तारीख़ी दिन और तब्दीली का दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम ने खिदमत करने वालों को ऐवान में भेजा है। अब हमारा अज़्म है कि ऐवान के वक़ार को बहाल किया जाए। ऐतिहासिक दिन है, परिवर्तन का दिन है, और जो लोग अपने आप को दिल्ली का मालिक खुद ही घोषित करके बैठे थे, आज उन्हें एहसास हो गया होगा कि लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है, और जनता ने ये बता दिया है कि मालिक कौन है। जनता ने सेवा करने वालों को सदन में चुनकर भेजा है और मालिक बनने वालों को बाहर कर दिया है। इस सदन में पिछले 10 सालों में देश का, धर्म का, संविधान का बहुत अपमान किया गया है। अब सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये हमारा एक संकल्प है। बीजेपी लीडर सतीश उपाध्याय ने 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की इक़्तिदार में वापसी पर वज़ीर आज़म मोदी और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी की क़यादत में दिल्ली में तेज़ी से तरक्याती काम होंगे। उन्होंने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी को निशाना भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 साल बाद हम दोबारा से शासन में आए हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पर्व में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मार्गदर्शन पूरे देश में मिला है, दिल्ली को भी उसका लाभ मिलेगा। ये सब जो धड़ाधड़ जो है, धड़ाधड़ धड़ाम, पता नहीं क्या इसको मैं कहूं, मैं कह नहीं सकता। अभी तो धड़ाम से गिरे हैं वो, तो संभलने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। CAG आएगी, जैसे कर्म किए हैं लोगों के सामने आएंगे, और जो दिल्ली के लोगों को लूटा गया है, दिल्ली के साथ जो अन्याय हुआ है, उसका जवाब भी सत्ता में रहे थे 11 साल, उनको देना पड़ेगा। और उधर छत्तीसगढ़ कानून साज असेंबली के बजट इजलास का बाकायदा आगाज़ गवर्नर रमेन डीका के खिताब के बाद हुआ। रियासत का बजट 3 मार्च को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला विष्णुदेव देसाई ने कहा कि इस साल के पहले बजट में रियासती हुकूमत अटल जी के छत्तीसगढ़ की तरक्की के ख्वाब को पूरा करेगी। इस साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को
लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी। और भारत आज से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हिस्सा लेने वाली ग्लोबल साउथ की ख़वातीन अमन फौजियों के लिए 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में शरीक अमन सफ़ीरों ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इनमें से कुछ ममालिक के नुमाइंदों ने अपने तजुर्बात से आगाह किया। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर ख़वातीन अमन सफ़ीरों से खिताब करते हुए कहा कि जहां भारत अपनी तहजीब और सकाफ़त के लिए दुनिया में हर मैदान में अपनी कामयाबी का झंडा लहरा रहा है, वहीं भारतीय ख़वातीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी अहम किरदार अदा किया है। Women in peacekeeping, a global south perspective. It is wonderful to be among such a diverse group of women who are not only making a meaningful contribution to global peace, but are also a source of inspiration for women around the world. India is proud of its contribution to UN peacekeeping. Since the 1950s, we have contributed over 290,000 peacekeepers to more than 50 UN peacekeeping missions. India is cumulatively the largest troop contributing country. Today, there are over 5,000 Indian peacekeepers in 9 active missions deployed in often hostile conditions for the cause of international peace and security. और अब प्रयागराज में जारी महाकुंभ की खबरें। महाकुंभ में आज और कल 3 आलमी रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। इसमें आज यानी 24 फरवरी को 15,000 सफाई कारकुनान गंगा घाट पर तकरीबन 10 किलोमीटर तक सफाई मुहिम चलाकर एक रिकॉर्ड बनाएंगे, जबकि कल यानी 25 फरवरी को एक ही दिन 10,000 हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के ऑपरेशन का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। महाकुंभ मेले के परेड ग्राउंड में वाक़ त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा के बजाय 550 शटल बसें चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ की वजह से ई रिक्शा नहीं चल पाएंगे, शटल बसें हाईवे पर चलाई जाएंगी। मौसूला इत्तला के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इन तीनों रिकॉर्डों के लिए 22 फरवरी को प्रयागराज पहुंची है। ये टीम महाकुंभ में बनने वाले रिकॉर्ड्स को देखेगी। दूसरी जानिब प्रयागराज मेला विकास अथॉरिटी ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। प्रयागराज में मुनक़िद होने वाला महाकुंभ देखने के काबिल है। अब भी बड़ी तादाद में लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम के किनारे स्नान में शिरकत करने वाले लोगों का जोश खरोश अपने उरूज पर नजर आ रहा है। संगम पर लोगों ने महाकुंभ मेला अथॉरिटी और योगी हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात की सताइश की। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। मैंने स्नान किया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं चाहूँगी कि और अभी 26 तक है तो महाशिवरात्रि तक और लोग आएँ और अच्छा इसको यूटिलाइज करें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं लोगों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियां सेफ हैं यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। स्नान किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कार पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है, प्रशासन सपोर्टिव है और साफ सफाई के हिसाब से सब कुछ अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, एक सफल प्रयास है। योगी जी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। योगी जी के प्रशासन में काफ़ी अच्छी व्यवस्था हम देखने को मिल पा रहे हैं। ट्रैफिक और आपका जो पुलिस प्रशासन है काफ़ी अच्छा सहयोग भी हमारे साथ में कर रहा है। रात से हम देख रहे हैं ट्रैफिक की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, पार्किंग की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हमको यहाँ पे मिली हैं देखने के लिए। और साफ़ सफाई को देखते हुए बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जब तक 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपना गंगा स्नान करें। और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में जर्मनी के आम इंतख़ाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा की कंजर्वेटिव पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। इसके साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमा के लिए जर्मनी का नया चांसलर बनने का रास्ता साफ हो गया है, ताहम उनके इत्तेहाद को अक्सरियत नहीं मिली है। हुकूमत बनाने के लिए 50% से ज़्यादा सीटें जीतना ज़रूरी हैं। चांसलर ने अपने बाएं बाजू की शिकस्त को तस्लीम किया है, जिसमें उन्होंने इंतखाबी नताइज को तल्ख तजुर्बा करार दिया। दरियासना क़यास आराइयों से ज़ाहिर होता
होता है कि ARD और ZDF पार्टियां पार्लिमानी इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आई हैं, जो उनकी दूसरी आलमी जंग के बाद का बदतरीन नतीजा है। बांग्लादेश में भारतीय फिल्मी सनत की 111वीं सालगिरह मनाई गई। ये राजधानी ढाका में भारतीय सकाफती मरकज़ में हिंदुस्तानी सिनेमा के सफ़र पर एक भरपूर नुमाइश के इफ्तिताह के साथ मनाई गई। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमिश्नर परने वर्मा ने ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के इंदिरा गांधी सकाफती मरकज़ के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश का इफ्तिताह किया। हाई कमिश्नर ने कहा कि भारतीय फिल्म सनत का आगाज़ 21 मई 1913 को खामोश फिल्म राजा हरीश चंद की रिलीज़ से हुआ। हाई कमिश्नर ने तफरीही सनत से वाबस्ता बांग्लादेशियों से यकुम से 4 मई 2025 तक मुंबई में मुनक़िद होने वाली आइंदा व्यूज़ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट में शिरकत की अपील की। और नाजरीन, ये खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।